अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। हर गुजरते दिन दुनिया तीसरी आलमी जंग के करीब होती जा रही है। दुनिया में हम जिन्स परस्ती का तशवीशनाक रुझान खौफनाक हद तक बढ़ चुका है। ये मौज़ूआत हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सियासत की, जो बंद गली में जा चुकी है, और पूछेंगे कि क्या इसे बंद गली से निकालने का कोई तरीका मौजूद है। हुकूमत की जानिब से मुल्क की मईशत में बेहतरी के दावे किए जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट में मुसलसल रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, आलमी इदारे भी पाकिस्तान की माशी तरक्की से हैरान। साथ ही चीन और IMF पाकिस्तान में तरक्की की रफ्तार को बढ़ाने के लिए सियासी इस्तेहकाम का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त मुल्क की सियासत बंद गली की जानिब जाती दिखाई दे रही है। हुकूमत मोटरवे, सड़कें, यहां तक के गलियां भी बंद करके ऐलान कर रही है कि मुल्क में चारों जानिब सुकून है, जबकि तहरीक इंसाफ के वजीर आला अली अमीन गंडापुर हर महीने लाओ लश्कर लेकर इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं। न हुकूमत 2 कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और न ही तहरीक इंसाफ अपने कदम पीछे हटाने को तैयार। चारों जानिब तकसीम का तासुर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। डेडलॉक, महाज आराई, बहरानी कैफियत उरूज पर है, जबकि इन बंद दरवाजों के खुलने का कहीं रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। इन अंधेरों में कहीं रोशन चराग दिखाई नहीं देता। चराग तो दूर की बात, कहीं उम्मीद की हल्की सी किरण भी नजर नहीं आती। कशीदगी और अदम इस्तेहकाम खत्म कैसे हो, जबकि कोई मिल बैठने को तैयार तक नहीं है। मुल्क में बढ़ते हुए सियासी इंतशार को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्या डेडलॉक, महाज आराई, बहरानी कैफियत दूर करने और बंद दरवाजे खोलने का कोई रास्ता है? बात करेंगे इस हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान जनाब फवाद चौधरी साहब। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, डेडलॉक है, हर कोई जिद पे अड़ा हुआ है। सर, इस सियासी इंतशार को खत्म करने का कोई ऐसा फॉर्मूला, कोई ऐसा रास्ता जो देरपा भी हो, जो कारामद भी हो? कि बड़ेपन का मुजाहरा तो हुकूमत नहीं करना होता ना, जिसके पास इख्तियार है। आप अपोजिशन को जेलों में डाल दें, उनके लीडर को जो है वो पाकिस्तान का जो सबसे मकबूल लीडर है उसको आप सियासी तौर के ऊपर उसकी इंक्लूजन ही ना माने, आप समझें कि नहीं हर बात हमने लाठी गोली से चलानी है, तो जाहिर है कि इंतशार रहेगा। इलेक्शंस में अवाम का फैसला एक हो, उसको बदल दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट की हैयत बदल दी जाए, नौयत बदल दी जाए, 26वीं आईनी तरमीम जैसी ऐसी तरमीम लाई जाए जो कि बुनियादी आईनी ढांचे को ही रौंद के रख दें, तो फिर उस सोसाइटी में इंतशार तो रहेगा। अब भी मेरे नज़र में सबसे बेहतर तरीका यही है कि ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग का आगाज हो, जिसमें हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ और बाकी जमातें, JUI है, इसी तरह से चकजई साहब हैं, बाकी पार्टी जो हैं, ये सारी साथ बैठें और हम एक दूसरे को कोई ले दे के, कोई टाइम फ्रेम बना के हम आगे चलें। मुल्क देखें, मुल्क में होने तो नए इलेक्शन है। अब ये उस इलेक्शन से पहले के जो स्टेप्स हैं वो अगर आप अच्छे तय कर लेंगे तो मुल्क इंतशार से बच जाएगा। अदरवाइज तो आपके सामने ही है जो इस मुल्क में हो रहा है। मैं जितना उसके ऊपर जो है वो पर्दा डालने की कोशिश कर लें, बट फैक्ट इज दैट पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम इज इन अ कंप्लीट शेम्बल्स। हमारी इकोनॉमी जो है वो चल नहीं रही, हमारी गवर्नेंस जो तबाह हो गई है, जुडिशियल स्ट्रक्चर तबाह हो गया है, सियासी स्ट्रक्चर तबाह हो गया है। सो इसको आपने कैसे इसको ठीक करना है, इसके लिए तो सभी फ्रीकैन को कुछ ना कुछ जो है वो एक दूसरे को अकोमोडेट करना पड़ेगा। अच्छा सर, इसमें आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं PTI के लिए, अगर आप बात करते हैं कि PTI को भी इंगेज करें, क्योंकि कहीं लगता तो ये सियासी इंतशार जो है वो इन्हीं या PTI और बाकी जमातों के दरमियान ही जो लड़ाई है उसी को इंतशार का नाम दिया जा रहा है, लेकिन इट्स समथिंग विच इज कॉल्ड कारमा। मतलब PTI ने भी अपने दौर में कोशिश नहीं की कि वो बाकी सबको साथ लेके चले, और अब शायद विंडिक्टिव सियासत हो रही है, बदले की सियासत हो रही है, फिर वो भी अपना शौक पूरा कर रहे हैं जिनके साथ PTI ने उनके दौर में किया था। देखिए, वो तो कह रहे हैं कि हम तो नहीं कर रहे, हुकूमत का तो मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। वो कहते हैं जी हमारा तो ताल्लुक नहीं है, ये तो करने वाले कर रहे हैं, और हमारा तो जो भी वजीर उनके हैं या चीज़ें, वो कहते हैं हमारे तो हाथ में कुछ नहीं है। हम तो चाहते हैं बातचीत हो, हम तो चाहते हैं चीज़ें आगे बढ़ें, लेकिन असूली तौर के ऊपर पाकिस्तान में सिविल स्पेस बड़ी कम हो गई है, आईनी स्पेस बड़ी कम हो गई है। अब इसको रीस्टोर करना अहम है और पाकिस्तान के अंदर बैलेंस लाने का एक बहुत अहमियत है। और चूंकि अब जुडिशरी भी नहीं रही है, आइन में आप देखें ना, कुछ
जमहूरियत किस पे होगी? जमहूरियत में सबसे पहली बात तो यह है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो और जो रिजल्ट आए उसको सारे माने। आपके सामने 8 फरवरी को तो तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीती थी, लेकिन उसका मैंडेट चोरी कर लिया गया, तो बुनियादी प्रिंसिपल ही खत्म हो गया जमहूरियत का। और 27 सीटों के ऊपर सदर और 17-18 सीटों के ऊपर वज़ीर आज़म बन गए। उसके बाद जब जुडिशरी ने थोड़ा बहुत भी जो है वो करने की कोशिश की, हिलने की कोशिश की कि मामला को कोई बेहतर तरीके से आइन के अंदर रखा जाए, आपने जुडिशरी को पारित कर दिया। तो अब जिस मुल्क में ना अवाम की कोई बात सुनी जा रही है, ना जुडिशरी की कोई बात सुनी जा रही है, और सिर्फ आपने डंडे से, लाठी से ही हर चीज करनी है, फिर उसमें देखिए ना, ये तो मीडिया आपके सामने है, जो मीडिया के हालात हैं। So everything is actually controlled and everything is going through a turmoil. अच्छा, क्या नए इंतखाबात के लिए इसके लिए सर रास्ता क्या है? क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा, कोई ऐसा हमें हल नज़र नहीं आ रहा कि जिससे हुकूमत तस्लीम करेगी या मुक़्तदर इदारे वो तस्लीम करेंगे, ठीक है आए नया मैंडेट ले जाइए आके। कोई ऐसा रास्ता नजर नहीं आ रहा। और जो एक जमात चाहती है नए इंतखाबात, वो खुद इस वक्त इतनी प्रॉब्लम में है, वो तो खुद पोजीशन ऑफ पावर में नहीं है कि वो प्रेशर एक्सर्ट कर सके। तो ये किस तरह हो पाएगा सर? देखिए, पहली बात तो यही है ना कि जो इस वक्त टेम्परेचर है वो नीचे आए, और टेम्परेचर नीचे कैसे आएगा? मुज़ाकरात के लिए अहम बात यह है कि टेम्परेचर जो है वो नीचे आए, और टेम्परेचर नीचे तब आएगा कि जब आप जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको आप या तो छोड़ेंगे या उनके साथ कोई जो है वो कानून के मुताबिक सलूक होगा। तो जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अगर इस वक्त जो है वो सहूलत दी जाए और रिलीज किया जाए या उनको आसानी दी जाए, तो फिर उससे पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आता है, और उसके नतीजे में फिर पाकिस्तान में कोई बड़े जो गुंजाइश पैदा होती है गुफ्तगू की, और फिर हम उस पर फिर आगे चल सकते हैं कि कैसे इस मामले को आगे बढ़ाना है। आप एक कौमी हुकूमत की तरफ जाना चाहते हैं, आप कैसे आगे जाना चाहते हैं। बट अभी तो फिलहाल तो देखें ना, टेम्परेचर इतने हाई है, इतने टेम्परेचर में तो नहीं गुफ्तगू होती। ठीक है, फवाद चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए, हमें मजीद बात करने के लिए ज्वाइन किया है। हमारे मुल्क के सीनियर सहाफ़ी आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हफीजुल्लाह न्याजी साहब। सर बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हमारे साथ जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। न्याजी साहब, सर ये सियासी इंतशार है और इस इंतशार को ख़त्म करने के लिए सबको फराख दिली का मुजाहरा करना पड़ेगा। यही सवाल मैंने पूछा था फवाद चौधरी साहब से, आपसे भी यही सवाल है, हकीकत भी यही है, लेकिन पहल किसको करनी चाहिए सर? जिम्मेदारी किसके कांधों पे है कि वो पहल करे? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चौधरी साहब की ज्यादा बात तो नहीं सुन सका, आखिरी जो 3-4 सेंटेंसेस हैं कम से कम वो जो मैंने सुने उसके बारे में मेरा ख्याल है कि वो बड़ी पत्ते की बात कर रहे थे और उनका ख्याल था कि कुछ जेस्चर देने होते हैं। अच्छा, उसमें मैं एक अजीबो गरीब खुद बड़े शशोपाई में हूँ कि इमरान खान साहब जो बातचीत कर रहे थे या जिसका वो खुद उन्होंने बर्मला इजहार किया कि हम बातचीत भी कर रहे हैं, मैंने टीम भी बना दी है, मैं नाम उनके नहीं बताऊंगा ताकि बातचीत हमारी डिस्टर्ब ना हो, कोई सबोटाइज ना हो जाए, कोई उसके अंदर रख ना डाले। तो जब इतने कुछ मैयर ले लिए तो मेरा ख्याल है कि फवाद चौधरी साहब जो फरमा रहे थे मैं उसके अंदर इतना ऐड करूंगा, पता नहीं वो इसी पैराए में बात कर रहे थे या मेरी बात उनसे मुख्तलिफ है। मैं तो हकीकत है कि मुझे इमरान खान साहब जो इतने बड़े लीडर हैं उनके जो क़यादत की जो सलाहियत है उसके ऊपर मुझे तकलीफ हुई है। मसलन मैं ये समझ रहा था 1 हफ्ता पहले 10 दिन पहले कि वो कहते हैं अगर मेरे साथ बातचीत करनी है तो मैं 24 की तारीख जो कि कोई आसमानी सहीफा नहीं है उसमें मैं मुलतवी करता हूँ, लेकिन आप भी कोई जेस्चर दिखाओ और आप सारे सियासी कैदी तहरीक इंसाफ के रिहा कर दो। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं मुझे भी रिहा करो, और फिर यूं था कि आगे में तकरार थी कि अगर जुम्मे तक यानी कि जो गुजर गए 2 दिन पहले अगर मुझे रिहा कर दिया जाए तो ये जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थी तहरीक इंसाफ के पास और उसमें यही थी कि मुझे रिहा नहीं किया गया तो फिर आपने डू और डाई, मारो या मर जाओ। ये एक ऐसी सिचुएशन है कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा
जो अपने चाहने और मानने वालों के साथ इस तरह की बदसलूकी करेगा कि मारो या मर जाओ, जबकि उसे पता है कि जमीनी हकायक क्या है, कि उनके पास लड़ने वाले लोग जो हैं वो क्या हैं, और जबकि वो खुद जो है दर्जनों जलसों की रैलियों की क़यादत करके नाकामी का जो है सामना कर चुके हैं या उसका तजर्बा रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो एक जस्टर देते, अपने वर्कर्स को छुड़ा लेते, जो कि हकीकत है कि हुकूमत के लिए भी इमरान खान माइनस सबको छोड़ना आसान होता, तो उनके अपनी तरीके साहब के अपने रैंक्स में, अपने वर्कर्स में उनके एक मोरल बूस्टिंग होती है कि उनके हौसले जो है वो बुलंद होते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसी सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि इसके अंदर फिर उसके बाद दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि जब गवर्नमेंट ने सारे बंदोबस्त कर लिए और मुझे अंदाजा था कि सिवाय केपी से जो पिछली तरह 10 दफा रिपीट हो चुका है, ये 25 मई को इमरान खान खुद केपी से क़यादत करके इस्लामाबाद लाए थे। उसके बाद 2 दफा अली अमीन गंडापुर साहब जो है, या 3 दफा वहां से लेके आए हैं, बल्कि 4 दफा इस्लामाबाद लेके आए हैं। और इस दफा नतीजा क्यों मुख्तलिफ निकलता, इमरान खान साहब की अपनी क़यादत में जब वो कामयाबी नहीं हासिल कर सके, अली अमीन गंडापुर साहब पूरे करोफर के साथ बंदोबस्त के साथ आए तो नहीं कर सके। तो इनको चाहिए ये था, मेरा अपना ख्याल है जाती राय में, कि ये जुमेरात के दिन या जुमे के दिन जब देखते कि हुकूमत ने अपनी सारी सलाहियतें और अपनी सारी बुरू कर लाते हुए अपने सारे खराजात कर दिए हैं, तो ये मुलतवी कर देते। उसमें क्या होता है कि आज जो तहरीक इंसाफ वालों ने बसों को पैसा दिया है और उन पर चढ़ना नसीब नहीं हुआ, आज उन्होंने अगर उन्होंने किया, अगर वो कोई वो खुद वो तहरीक इंसाफ के अंदर एक और भी एक उनका एक बहरान है या एक उनका क्राइसिस है कि वो एक धोखाधड़ी के बुनियाद पे कैमोफ्लेज कार्रवाई ज्यादा डाल रही है। मैंने जिसको कॉल किया उन्होंने कहा भाईजान सर हम 25,000 बंदा लेके आ रहे हैं। मैंने अभी जब उनसे चेक किया भाई आपके बंदे किधर हैं, इस वक्त कहाँ पहुंचे हैं, जो सुबह आप मुझे कह रहे थे, तो वो इस वक्त नहीं कर सके क्योंकि कई जेन्युइन सिंसियर वर्कर से उनको भी धोखा दिया जा रहा होगा कि आप जो हैं ये हम 15,000 बंदे लेके जा रहे हैं, तो अपने सारे लीडर्स को अभी ढूंढते फिरे हैं। मैंने कसूर पता किया है, मैंने और जगह 3-4 जो मियाँ वाली पता किया है, मैंने बखर पता किया है, हर जगह पे लोग अपने हर एक ही कहानी है कि जी वर्कर फिर रहे हैं, लीडर नहीं मिल रहा। तो अब जब अंदाजा लिया है तो मुझे नहीं समझ आती कि अगर केपी के बंदे जो पहले की तरह 15-20,000 आ जाते हैं, 30,000 आ जाते हैं, तो क्या वो कामयाबी हासिल करेंगे। बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब का जो एक परमानेंट क्राइसिस है वो ये है कि जिस दिन की सियासत उन्होंने शुरू किया आज तक एक भी सियासी फैसला उन्होंने नहीं लिया, एक भी 28 साल के अंदर, जिसके बारे में वो खुद ना कहें कि हाँ ये मुझे नहीं लेना चाहिए था, खुद उनको ना तासुफ हुआ हो, खुद ना उन्हें अफसोस हुआ हो। तो तहरीक इंसाफ का बुरान इस वक्त यह है कि उनके अंदर फैसला नहीं है, फिलहाल ये लग रहा है कि बनाने वाला बंदा नहीं है। इंतशार जो है मुल्क में सियासी इंतशार, उसकी एक बड़ी वजह तहरीक इंसाफ है। ठीक है नसरुल्लाह मलिक साहब, सर आप किसको जिम्मेदार समझते हैं, और क्या ये सियासी इंतशार कभी थमेगा भी सही कि हर महीने यही होगा, घेराव कर लो, कंटेनर लगा दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, शहर बंद कर दो? देखिए मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों को ये बात समझनी चाहिए कि अगर वो मुसलसल एहतिजाजी सियासत करेंगी तो उसके 2 नुकसान होंगे। एक, उनका अपना कारकुन जो है वो डीमोटिवेटेड हो जाएगा, और दूसरा मुल्क की इकानमी जो है उसके लिए भी खतरात बढ़ जाते हैं। जब मुल्क में सियासी बहरान हो, इज़्तिराब हो और इंतशार हो, तो उसकी बुनियाद पर आप देखें लोगों को कारोबार जिंदगी मुअत्तल होता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर देखा जाए मजमूई तौर पे आज तहरीक इंसाफ ने जो फाइनल कॉल देकर अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली है, मैं समझता हूँ ये एक कोई गलत सियासी फैसला है जिसकी बुनियाद पे अब इसको तहरीक इंसाफ को खासी मुश्किलात पेश आएंगी। पंजाब जिसमें जो है वो KPK की बड़ी ख्वाहिश थी कि पंजाब कंट्रीब्यूट करे, हम हर बार मार खाते हैं, हम हर बार इस्लामाबाद लोग लेकर आते हैं, और अली मीर गंडापुर साहब अपने निजी महफिलों में ये चैलेंज दे रहे थे कि आप देखते हैं कि हमाद साहब जो बड़े चैलेंज करते हैं पंजाब को जरा जगा कर दिखाएं। तो मेरे ख्याल में लाहौर जिस शहर में आप और मैं मौजूद हैं, यहाँ आज एहतजाज का बिल्कुल ना होना, मैं समझता हूँ ये तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा सियासी धचका है। फिर जो लोग गिरफ्तार हुए जुनूबी पंजाब से या मुख्तलिफ अजला से, उनके बारे में PTI खुद सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रही है कि ये जनाब गिरफ्तारियां फरमाइशी गिरफ्तारियां हैं। गोया इस आखिरी काल के नाम पे PTI ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी और अपने लिए नुकसान किया है।
सियासी जमातें कभी आखिरी जो है वो काल की तरफ नहीं जाती, वो अपना जो है वो एहतजाज भी करती हैं, सियासी जमातें अपना रास्ता भी बनाती हैं, हुकूमत पर दबाव भी डालती हैं, डायलॉग के दरवाजे भी खोलती हैं और आगे बढ़ती हैं। लेकिन जब आप डेडलॉक की बात करें तो उससे फिर सियासी जमातों को नुकसान पहुंचता है। मैं समझता हूँ काश ऐसा होता कि सारी सियासी जमातें मिल बैठती, मुल्क की मैशत की बात करती, मुल्क के हालात की बात करती। मुल्क में एक तरफ आप देखें जो हालात हैं पाराचनार में, बलूचिस्तान में, आपके KPK के अंदर आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान शहीद हो रहे हैं, आपको मुल्क दुश्मन कुव्वतें जो है पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से साजिशें कर रहे हैं, और सियासतदान अगर आपस में दस्तो गिरबां होंगे तो उसका अल्टीमेटली नुकसान किसको होगा? आम आदमी को होगा। पाकिस्तान तो आप देखिए मलिक साहब, मसला ये है ना कि आप भी ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इसकी जिम्मेदार है, लेकिन तहरीक इंसाफ के पास कोई पॉलिटिकल स्पेस भी तो नहीं ना सर। जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब उनको एंगेज भी नहीं कर रहे साथ। मलिक साहब देखिए, पॉलिटिकल एंगेजमेंट वहां होती है मैं समझता हूं जहां एक दूसरे को बर्दाश्त करने की सलाहियत मौजूद हो। मसला ये है PTI का कि PTI तो बर्दाश्त नहीं करना चाहती। PTI चाहती है कि जिस जज ने उनके खिलाफ फैसला दिया उसको पूरी दुनिया में उनके खिलाफ नारे लगाएंगे। मियां नवाज शरीफ अगर मुल्क से बाहर जाएंगे उनके घर का घेराव कर लेंगे। मरियम नवाज अगर बाहर मौजूद होंगी हम उनकी तस्वीर बनाएंगे, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। डायलॉग के रास्ते तो PTI खुद बंद कर देती है। इस किस्म की तनकीद करके, जातियात पे उतर के, लोगों के रास्ते में रुकावटें खड़ी करके, और फिर जो एक मुहिम चलाई जाती है सोशल मीडिया के ऊपर, एक किरदार कुशी की मुहिम चलती है, उसके बाद फिर आपकी दूरियां बढ़ जाती हैं। PTI को चाहिए कि ये पहले ये अपना वो जो तोपों का रुख है वो बंद करे, तब डायलॉग हो सकता है ना। आप दूसरी तरफ डायलॉग में हासिल क्या करना चाहते हैं? अगर 2018 के इंतखाबात में जिसका गिला पीपल्स पार्टी और PMLN को था कि हमारा मैंडेट छीन के इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाया गया, अगर उस वक्त डायलॉग ये होता कि भाई हमारा मैंडेट वापस करो, इमरान खान साहब इक़्तिदार से स्टेप डाउन करें, अपने घर वापस जाएं, तो क्या ये इमरान खान साहब के लिए काबिल कबूल था? आज अगर डायलॉग की शर्त ये होती है कि जी हुकूमत जो है वो हमारा मैंडेट, हमारी 180 सीटें बनती हैं जो उन्होंने खुद ही कैलकुलेट करके बनाई हुई हैं और बयानियां बना दिया पूरे मुल्क के अंदर, ये हमें वापस दे दो। ये दुनिया में इस किस्म के डायलॉग बातचीत कहाँ हो सकती है? डायलॉग ये होता है कि ठीक है कोई कमेटी बना लें, डायलॉग ये होता है कि आइंदा हम एक दूसरे के खिलाफ इस किस्म की मुहिम, जातियात पर मुहिम नहीं चलाएंगे, हम मिल बैठ के बात करेंगे, हमारे खिलाफ जो मुकदमात हैं उन पे मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात की जाए। लेकिन यहाँ तो देखिए ना, एक मुख्तलिफ बदलते हुए बयानिए हैं। कभी कहा गया नहीं। तो मलिक साहब मुझे ये बताएं कि आपको वाकई लगता है कि तहरीक इंसाफ के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई? मैं यही सवाल मैं न्याजी साहब से पूछूंगा, लेकिन जरा पहले आप जवाब दीजिए। तहरीक इंसाफ के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई सर? मैंने तो कहा उनके लोग गिरफ्तारियां भी होंगी, लोग उनके ऊपर शायद जो ज्यादतियां भी हुई होंगी, लेकिन इसको जरा माजी से मिला के देखें ना जी। जब आप कहें हम आर्मी चीफ नहीं लगने देंगे, जब आप कहें हम GHQ के बाहर जाएंगे, जब आप कहें मुहब्बे वतन आर्मी चीफ होना चाहिए, जब आप लोगों के नाम जिस तरीके से आपने DGISI का नाम, DGC का नाम जिस तरीके से आप पुकारते रहे, जब आप हेड ऑन पे चले गए, आपने कहा नहीं हम नहीं मानेंगे, हम इक़्तिदार से उठा के बाहर फेंक देंगे। हत्ता कि इक़्तिदार से निकलने के बाद आप अड्डा प्लाट जा पहुंचे, आपने कहा घरों से आग लगा कर निकलो, इनके घरों को आग लगा दो। आपने कहा लोग इनके साथ रिश्तेदारियां ना करें अपने मुखालफिन के साथ। आपने कहा शायद अफरीदी PTI में आ जाओ वरना पख्तूनों में नहीं रह सकोगे। ये सियासी जमातें नहीं करती हैं, और जो सियासी जमातें ऐसा नहीं करती हैं उनके खिलाफ फिर एक्शन भी गलत एक्शन होते हैं, फिर गिरफ्तारियां होती हैं, फिर तशद्दुद का रास्ता अख्तियार किया जाता है। मुझे एक बात बताइए, इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए, उस गिरफ्तारी के बाद क्या रिएक्शन आया? सारी वीडियोस आपके पास सामने मौजूद हैं। भाई जरदारी साहब भी गिरफ्तार हुए, भुट्टो साहब गिरफ्तार हुए, नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए, शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए, मुल्क के अंदर कितने लीडर गिरफ्तार हुए। किसने कहा कि हम ये हमारी जो रेड लाइन क्रॉस कर लेगी, अब हम छोड़ेंगे नहीं, अब हम सत्यानाश कर देंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे? मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टी ठीक है प्रोटेस्ट करती न्याजी साहब, सर मलिक साहब हमारे साथ रहिए। न्याजी साहब, सर ये क्या वाकई खान साहब को पॉलिटिकल स्पेस जो नहीं दी जा रही, उसके बाद वो तंग आमद बजंग आमद पे आ चुके हैं? और क्या आपको भी लगता है कि खान साहब के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादतियां हुई हैं इस दौर में? पता नहीं तंग आमद है या नहीं है, लेकिन खान साहब का बजंग आमद जो है वो पिछले मैं तो जब से उनको सियासत में देखा, खसूसन पिछले 10 साल से, एक आज़ादी मार्च भी उन्होंने किया था इसी मद में 14 अगस्त से, तब से बजंग आमद ही चल रहा है। अब देखें जी, बात यह है कि इमरान खान साहब ने अपनी सियासत के लिए किस किस्म के रहनुमा असूल मुतय्यन किए हैं।
जरा आप जरा देखें, जब इनको इक़्तिदार मिला, आप जरा मुझे बताएं कि जरदारी साहब की हुकूमत जो थी या पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2008 के अंदर इक़्तिदार पे आती है, और नवाज शरीफ साहब की या जो मुस्लिम नून की हुकूमत है वो 30 मई 2018 को रुखसत होती है। एक सियासी कैदी बता दें, एक मुझे बता दें एक सियासी कैदी, चलो उसको भी छोड़े, ये इमरान खान साहब ने 10 अप्रैल को इक़्तिदार छोड़ा है, 9 मई से पहले एक सियासी कैदी बता दें, 2-4 कभी हुए, हालांकि कितने हंगामे होते रहे, जमान पाक के बैर पेट्रोल बम भी चले, सारा कुछ बता दें कि फलाना लीडर फलां वक्त हुआ है। गिरफ्तारियां 2.5 लाख देनी थी इमरान खान साहब ने, 2.5 लाख जेल भरो तहरीक चलाई थी। यकीन आनो के जितने वो 2.5 लाख करने थे, किस्मत है बंदे ही नहीं निकलते, 250 बंदा निकला तो वो भी उन्होंने 3-4-5 दिन बाद सबको छोड़ दिया, जबरदस्ती थाने पहुंचे फिर छोड़ दिया। इमरान खान साहब ने क्या किया, और आना सुना अल्लाह मैं तुम्हें मूंछों से पकड़ूंगा, और फलाना अचक दई 2014 में, फलाना तुम्हारी सलवार गीली, और फलाना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, फलानी जज फलाना। देखो ये तो आप ही बताओ क्या ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। फिर उसके बाद आपने किसी का किया क्या, पिछले दिन कहा मुझे जेल में बड़ी सख्ती हो रही है, मैंने कहा इमरान खान साहब को जिस कमरे में राना सुनालो को रखा है ना वहां रख दें। इतने आपने अच्छे तरीके से राना सुनालो को रखा था, टीन वाले कमरे में जून जुलाई की गर्मी के अंदर, और नीचे कीड़े मकोड़े थे, और आपने किसके साथ क्या क्या नहीं किया। आपने कलसूम नवाज साहब मरती मर गई, उनका आपने फोन में बात नहीं करानी दी, अब आप कहते हो मेरी बेटे से बात नहीं करानी दी जाती। भाई कम से कम खुदा के वास्ते कुछ वो वक्त भी याद करो। और फिर बताऊं, मैं मुस्लिम लीग नून का बताऊं, मैं कोई वकालत नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं तकाबली जायजा ले रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, आप या मलिक साहब मुझे तस्दीक कर दे। 20 जून 2020 नवाज शरीफ साहब ने ये वीडियो पे तकरीर की गुजरांवाला जी, और ये मत भूलें कि नवाज शरीफ कैद बंद गालम गलोच हर तरह झील के गए थे। क्या कहा उन्होंने, कहा हमारे इमरान खान तुम्हारे से कोई झगड़ा नहीं है, जनरल बाजवा मेरा झगड़ा आपसे है, जनरल फैज हमीद आप लोगों ने ये मुजरमाना काम क्यों किए। 3 दिन बाद, और नवाज शरीफ तुम करप्ट हो इसलिए तुम आर्मी चीफ के खिलाफ बातें करते हो, तुम्हारी जुर्रत हो कैसी कि तुमने खुदा का नाम ले लिया। काजी फैजी साहब ने इसका क्या कसूर किया था आज से 6 साल पहले 7 साल पहले 2019 में, क्योंकि जनरल फैज हमीद का नाम जो है 2018 में पर्चे में दे दिया। भाई आपने उसके बेचारे की बीवी और उसके साथ क्या कुछ नहीं किया, क्या उनकी किरदार कुछ किया काजी फैजी साहब, मुझे उसका कसूर बता दो। 15 अक्टूबर 2023 से पहले काजी फैज साहब के पास तो केस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि इमरान खान हुकूमत में केस नहीं लगेगा, जो फौज का केस नहीं लगेगा। फिर जनरल आसिम मुनीर ने आपका क्या कसूर किया था। अगस्त सितंबर में आप यकदम आपको उबाल आता है, किसने आपको शिकारा दिया, किसने आपको फीड किया कि मैं एक बंदे की अपार्टमेंट रुकवाने पिंडी जाऊंगा। आप ये बताएं कि मुझे आप समझते हैं कि मुझे आखिरी बात फिक्र कहने थे कि फरीक सानी का क्या कसूर है। मुझे इमरान खान साहब को अपनी अदाओं पे खुद ही गौर करें, किसी का क्या कसूर है, ये क्या हुआ है, कौन सा मद में क्या कुछ नहीं किया कि अल्लाह ताला का कहे कि मकावात अमल भी कुछ चीज है जो ये खुद कहते हैं अपने गिरबान में जाके क्या करके इस मुकाम पे पहुंचे हैं और कहां आगे पहुंचना चाहते हैं। अल्लाह ताला बहुत से बचा ले इनको। ठीक है नैयर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आपने अपनी राय भी दी, आपका शुक्रिया। जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। दोस्तों आलमी जंग, तीसरी आलमी जंग का खतरा मंडला रहा है। बड़ी बड़ी सुपर पावर्स जो कि एटमी पावर्स भी हैं एक दूसरे के मध्य मुकाबले आ चुकी है। इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाज़िर नाज़रीन, रूस यूक्रेन जंग का दौरानिया 1000 दिन से भी तजावुज कर गया और जंग के शोले हैं कि भड़कते जा रहे हैं। आज फ्रांस भी यूक्रेन के शाना बशाना खड़ा हो गया और वाज़े किया कि यूक्रेन की हिमायत के हवाले से कोई रेड लाइन नहीं। यही नहीं, फ्रांस ने अमेरिका और बरतानिया के बाद यूक्रेन को रूस के खिलाफ लॉन्ग रेंज फ्रांसीसी मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त भी दे दी है। इससे पहले रूस की धमकी के बाद पोलैंड ने भी खबरदार किया कि यूक्रेन जंग के तीसरी आलमी जंग में तब्दील होने का खतरा बढ़ता
बढ़ता चला जा रहा है। पोलैंड के वजीर आजम डोनाल्ड टस्क ने टीचर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा कि यूक्रेन की लड़ाई मशरकी यूरोप की तरफ बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि जंग मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ रही है और कुछ ऐसा होने वाला है जिसका किसी को कुछ अंदाजा नहीं। सदर व्लादिमीर पुतिन ने 2 रोज पहले यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल बरसाने के बाद कौम से खिताब किया और यूक्रेन जंग को आलमी जंग करार देते हुए मगरबी ममालिक पर भी हमले की धमकी दी, जिसने खतरे की घंटी बजा दी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कौम से खिताब में यूक्रेन के खिलाफ मिसाइलों की नई जनरेशन से ताल्लुक रखने वाले जदीद तरीन रूसी मिसाइल सिस्टम और ओरेशंक के पहली बार इस्तेमाल का जिक्र किया। खबरों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के शहर नेप्रोपर पर एक हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और शनिक दागा, जिससे 23 माह से जारी जंग में शिद्दत का खतरा बढ़ गया। यूक्रेन ने इब्तदाई रद्द-ए-अमल में दावा किया कि रूस ने बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल दागा है। यह हथियार तवील फासले के जौहरी हमलों के लिए डिजाइन किया गया है और इससे पहले कभी इस जंग में इस्तेमाल नहीं हुआ। ताहम अमरीकी हुक्काम और नेटो ने पुतिन की जानिब से इस हथियार को दरमियानी फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर बयान किया, जिसकी रेंज 3000 से 5500 किलोमीटर। रूस की जानिब से यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला अमेरिका और बरतानिया की जानिब से यूक्रेन को जदीद मगरबी हथियारों से रूसी इलाके पर हमला करने की इजाजत देने के जवाब में किया गया। जो बाइडेन की इंतजामिया की मंजूरी के बाद यूक्रेन ने 19 नवंबर को रूस को अमेरिकी साख्ता आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम और 21 नवंबर को बरतानवी स्टॉर्म शैडो मिसाइल सिस्टम से निशाना बनाया। यूक्रेन ने पहली बार रूस पर अमेरिका की जानिब से फराहम करदा तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल दागे और सरहद से तकरीबन 130 किलोमीटर अंदर रूस के इलाके ब्रांसिक पर हमले में अमेरिकी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक रूसी फौज ने अमेरिकी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम को 5 मिसाइलों को मार गिराया, जबकि 1 को मजीद नुकसान पहुंचाया। यही नहीं, यूक्रेन ने पहली मर्तबा ही रूस के अंदर फौजी अहदाफ को निशाना बनाने के लिए बरतानिया के तैयार करदा स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल भी किया। बरतानी मीडिया के मुताबिक स्टॉर्म शैडो एक एंग्लो फ्रांसीसी क्रूज मिसाइल है जिसकी लागत तकरीबन 10 लाख अमेरिकी डॉलर। स्टॉर्म शैडो मिसाइल ज्यादा से ज्यादा तकरीबन 250 किलोमीटर तक का फासला तय कर सकता है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल तकरीबन आवाज की रफ्तार पर अपने हदफ तक प्रवास करता है और फिर नीचे गिरने से पहले अपने वॉरहेड को धमाके से उड़ा देता है। स्टॉर्म शैडो को मजबूत बंकर्स और गोला बारूद के गोदामों में घुसने के लिए एक मिसाली हथियार समझा जाता है। उधर अमेरिकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने यूक्रेन को अमेरिकी साख्ता एंटी पर्सोनल बारूदी सुरंगें इस्तेमाल करने की इजाजत देने का इंदिया भी दे दिया। शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर और रिपब्लिकन खातून रहनुमा टेलर ग्रैनी ने इल्जाम लगाया है कि जो बाइडेन जाते जाते तीसरी आलमी जंग छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका सबूत यूक्रेन को लॉन्ग रेंज अमेरिकी मिसाइल के इस्तेमाल की इजाजत। रूस और यूक्रेन के दरमियान नई जंगी सूरत हाल एक ऐसे वक्त में पेश आई जब व्लादिमीर पुतिन ने रूस के नजरसानी शुदा जौहरी नजरिए पर दस्तखत कर दिए। खबरों के मुताबिक रूस कई महीनों से अपने जौहरी नजरिए को अपडेट करने की मंसूबाबंदी कर रहा था, लेकिन पुतिन की जानिब से इस तब्दीली पर दस्तखत का वक्त जंग में एक अहम इजाफे को जाहिर करता है जो मिस्टर बाइडेन के इस फैसले के बाद किए गए, जिसके तहत यूक्रेन को रूस के अंदर हमले करने की इजाजत दी गई, जिसमें 190 मील रेंज के ATACMS मिसाइल भी शामिल हैं। रूस के नजरसानी शुदा जौहरी नजरिए के मुताबिक अब किसी भी मुल्क की जानिब से रूस पर रिवायती हमला जिसकी हिमायत किसी जौहरी ताकत रखने वाले मुल्क की हुई, रूस पर मुश्तरका हमला तस्वुर किया जाएगा। यह नजरिया इन शराइत की वजाहत करता है जिनके तहत रूस की क़यादत एटमी हमले पर गौर कर सकती है। नजरसानी शुदा नजरिए में कहा गया कि रिवायती मिसाइलों, ड्रोन्स या दीगर किस्म के तैयारों का हमला भी इसके जवाब में जवाबी कार्रवाई का जवाब फराहम कर सकता है। उधर अमेरिकी हुकाम ने रूस की जानिब से शुमाली कोरिया के फौजियों को जंग में मदद के लिए तैनात करने पर तशवीश का इजहार किया, खासतौर पर कर्जक के इलाके में जहां तकरीबन 50,000 रूसी फौजियों का इज्तिमा है। पेंटागन ने यूक्रेन जंग में शुमाली कोरिया के फौजियों की शमूलियत को जलती पर तेल करार दिया, जबकि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने भी एक्स पर लिखा कि सदर पुतिन की जानिब से जदीद बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल का एतराफ रूसी
सरजमीन पर शिमाली कोरिया के फौजियों की तैनाती के बाद एक और कशीदगी है। 23 महीनों पर मुहित यूक्रेन जंग, लाखों यूक्रेनी और रूसी फौजी निकल गए, लेकिन यूक्रेन के महाज पर छिड़ी तवील जंग के बाद एक भी यके बाद दीगरे खतरनाक जंग दस्तक दे रही है, जो तीसरी खतरनाक आलमी जंग का रूप भी धार सकती है। नाजरीन, वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद हाजिर हैं। नाज़रीन, दुनिया में हम जिन्स परस्ती का तशवीशनाक रुझान खौफनाक हद तक बढ़ता जा रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय ममालिक में हम जिन्स परस्ती को माशरती कबूलियत भी मिलती जा रही है। यहाँ तक कि कानूनी तौर पर भी इसकी इजाज़त दी जा रही है। ऐसे कवानीन भी मंजूर किए जा रहे हैं जिनमें एक ही जिन्स के अफराद आपस में शादियाँ भी कर सकते, हत्ता के मजहबी पेशवा भी हम जिन्स परस्ती की हिमायत में नजर आते। वो कलीसा जिससे हमेशा हम जिन्स परस्ती की मुखालफत की, आज उसके मजहबी पेशवा इसके हक में बयानात देते नजर आते। अदाद शुमार के मुताबिक यूरोपीय ममालिक में हम जिन्स परस्तों की सबसे ज्यादा तादाद स्पेन में है, जो 14% है, स्विट्जरलैंड की 13% और बरतानिया की 12% आबादी हम जिन्स परस्त है। मगरबी ममालिक में मजहबी तबकों की जानिब से भी इस रुझान को मकबूलियत दी जा रही है। कैथोलिक मसीहों के पेशवा पोप फ्रांसिस कह चुके हैं कि हम जिन्स परस्त होना कोई जुर्म नहीं है। एक फ्रांसीसी मुसन्निफ तो ये दावा भी कर चुके हैं कि वेटिकन एक हम जिन्स परस्त इदारा है। मगरबी ममालिक में तो अब ऐसे पादरी भी सामने आ रहे हैं जो अपने हम जिन्स परस्त होने का बरमला इकरार कर रहे हैं और इजहार कर रहे हैं। आज भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में प्राइड मार्च किया गया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इससे पहले भारत में हम जिन्स परस्ती पर 10 साल कैद की सजा थी। 2018 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा का कानून कलअदम करार दे दिया था। भारतीय सुप्रीम कोर्ट से हम जिन्स शादियों की इजाजत भी मांगी गई थी, ताहम सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत देने से इनकार कर दिया था। भारत में हम जिन्स शादियों को कानूनी हैसियत दिलवाने के लिए भी मुतादिद मुजाहरे किए जा चुके। नाज़रीन, सूरत हाल इस वक्त यह है कि यूरोपीय ममालिक दे आर इन्फेस्टेड विद दिस हिडियस थिंग, और इस चीज को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है स्कूल्स में भी, इस चीज को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है बच्चों की किताबों में भी। हम जिन्स परस्ती की मकबूलियत का अंदाजा ये भी लगा सकते हैं आप कि इसको बच्चों के कार्टून्स तक में इंड्यूस किया गया। ऐसे कार्टून्स भी हैं जिनमें हम जिन्स परस्ती को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से न सिर्फ समझाने की कोशिश की गई है, बल्कि इसको बहुत अच्छी चीज बना के पेश करने की कोशिश भी की गई। इस हराम रुझान की बाज़गश्त पाकिस्तान में भी सुनी गई थी। पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर मारिया बी ने इंकशाफ किया था कि मुल्क की फैशन इंडस्ट्री में 80% मर्द हम जिन्स परस्त हैं। फिर मारूफ अदाकार फैसल कुरैशी ने भी बताया था कि इन्हें भी हम जिन्स मर्दों की जानिब से ताल्लुकात कायम करने के लिए राब्ता किया गया था। एशिया में ताइवान वो पहला मुल्क है जहां हम जिन्स परस्त अफराद को शादी का कानूनी हक दे दिया गया है। ताहम इस वक्त दुनिया में 67 ममालिक ऐसे हैं नाज़रीन जहां हम जिन्स ताल्लुकात जुर्म हैं। इनमें से 10 ममालिक में हम जिन्स जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने की सजा मौत है। लेकिन नाज़रीन, मसला यहाँ पर यह है कि इसकी बढ़ती हुई मकबूलियत और कबूलियत एक बहुत बड़ा अलार्म है, एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और आपको ये बताते चले कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभालने से पहले अपनी तकरीरों में भी और फिर इलेक्शन जीतने के बाद अपनी तकरीरों में ये बार बार कहा कि बच्चों के स्कूलों में जो हम जिन्स परस्ती का रुझान बढ़ रहा है, अमेरिका अब इसकी मुखालफत करेगा। अब कोई ऐसा कानून नहीं रहेगा जिससे बच्चों को ये सबक पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।